उत्तराखंड की प्रगति को एक रफ्तार देने व जनजीवन को सरल बनाने के लिए सरकार नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग का निर्माण कर रही है। ये नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस उत्तराखंड वासियों के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 125 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिफाइड नई रेलवे लाइन वीरभद्र रेलवे स्टेशन से शुरू होकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, धारी देवी जैसे प्रमुख स्थान से होती हुई सिवई यानी कर्णप्रयाग तक जाएगी। रेलवे ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसके लिए 12 रेलवे स्टेशन व 17 बड़ी टनल बनाई जा रही है, जो न सिर्फ रेलवे लाइन को सुगम और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि यात्रियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ साथ एक मनमोहक दृश्य भी प्रदान करेगी। इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद यात्रा के दौरान उत्तराखंड वासियों का न केवल समय बचेगा, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। योग नगरी ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही कई मल्टीपल टनल और पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। लगभग 16,216 करोड़ की लागत से बनने वाली यह रेल लाइन उत्तराखंड के देहरादून, ठहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को आपस में जोड़ेंगी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद पहाड़ के स्थानीय लोगों व यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को सड़क की घुमावदार, थकाऊ व लंबी यात्रा से न केवल राहत मिलेगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शहीद जवान प्रदीप थापा पंचतत्व में हुए विलीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर सुर्खियों में छाए हरदा, अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की कही बात, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। प्रदेश भर में मंगलवार से बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका, देहरादून के 594 स्कूलों में लगाई जाएगी वैक्सीन की डोज, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। और कोरोना के बढ़ते मामले विभाग के लिए बने चुनौती, देहरादून बना कोरोना स्प्रेडर, सरकारी इंतजामों पर लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नागालैंड में शहीद हुए उत्तराखंड के जवान प्रदीप थापा को आज नम आंखों से विदाई दे दी गई। देहरादून के टपकेश्वर में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी इस अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में तैनात थे। नागालैंड में ड्यूटी के दौरान उत्तराखंड के जवान प्रदीप थापा के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके परिवार को मिली, तो पल भर में परिवार में गम का माहौल छा गया। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही आसपास के लोग सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। तो वहीं आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ टपकेश्वर में उनको अंतिम विदाई दी गई। शहीद के भाई मदन थापा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सेना, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद प्रदीप थापा के बलिदान पर शोक संवेदना जाहिर की और परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीद परिवार के साथ सरकार हमेशा खड़ी है और शहीद जवान प्रदीप थापा के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। हम लोगों को सबको बड़ा दुख है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, जो एक असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी शहीद के प्रति उनको नमन करते हुए उनके सब परिवार के लोगों के साथ हैं और हर संभव हमारी सरकार ऐसे शहीदों को स्मरण रखने के लिए उनके परिवार के साथ खड़ी है। सारा हमारी चाहे यहाँ की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है,
हमेशा हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। आज हवलदार प्रदीप थापा जो ऑन ड्यूटी पर शहीद हुए हैं, पूरी सरकार उनके साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं यहाँ पर आए हैं। अभी उनके परिजनों ने कहा कि उनकी जो वाइफ है इंटर पास है और शायद फार्मासिस्ट या कुछ डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको जो है कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में समाहित किया जाए, और क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है। टाइम टीवी की तरफ से शहीद प्रदीप थापा की शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, अगर उस पर सरकार और विभाग की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में राज्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। इसके साथ ही लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश में अन्य जिलों में फिलहाल राहत है, लेकिन देहरादून और नैनीताल में हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो 58% व्यक्ति देहरादून में ही संक्रमित पाए गए हैं। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक उत्तराखंड में कोरोना के 380 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें 222 व्यक्ति अकेले देहरादून में संक्रमित पाए गए। ये हालात बताते हैं कि अगर यहाँ कोरोना संक्रमण के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया तो जल्द ही कम्युनिटी स्प्रेड होने में देर नहीं लगेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेकिंग पोस्ट पर अभियान चलाया जा रहा है, तो विभागीय अधिकारी भी समय समय पर बैठक कर हालातों पर अपडेट ले रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से दून अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हर हालात से निपटने का सरकार दावा कर रही है। इन सब के बीच लोगों को चाहिए कि वो भी पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करें, ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे को रोका जा सके। क्योंकि पिछले दिनों देहरादून के बाजारों में उमड़ रही भीड़ खुले तौर पर कोरोना को चुनौती दे रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी में कोरोना संक्रमित छात्रों का आंकड़ा 92 तक पहुंच गया है। एक साथ इतने बच्चों के पॉजिटिव आने से विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को आइसोलेटेड किया गया है। पॉजिटिव आए छात्रों के सैंपल अब ओमिक्रॉन जांच के लिए देहरादून भेजे गए हैं। विभाग ने विद्यालय के सभी 485 छात्रों की सैंपलिंग कर ली है। फिलहाल प्रशासन ने विद्यालय में आवाजाही प्रतिबंधित कर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। पहले 12 पॉजिटिव आए थे। 8 बच्चे शुरुआती दौर में पॉजिटिव आए थे, जिनमें रूटीन चेकअप के लिए जो हमारे डॉक्टर गए हुए थे उनको उसमें हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण दिखे थे, तो उनका जो हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमने सारे बच्चों की सैंपलिंग कराई, तो उसमें से 82 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, और ये जो 82 पॉजिटिव आए हैं पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इनमें कोई भी लक्षण नहीं है। एहतियातन कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है, और जो नेगेटिव बच्चे हैं पूरी तरीके से आइसोलेट किए जा चुके हैं। प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देहरादून के 594 स्कूलों में बच्चों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिन का प्लान तैयार कर लिया है। आगामी 15 जनवरी तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की संभावना है। कांग्रेस की प्रदेश गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने ये बयान दिया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस करीब 45 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। सोमवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, और इसके बाद पार्टी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। कल दिल्ली में एक और बैठक प्रस्तावित है, सीईसी की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और वो बैठकर लगभग नामों को फाइनलाइज कर लेंगे, और इसी महीने की 15 तारीख तक संभावित हमारी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले हरदा एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट को लेकर चर्चाओं में छा गए हैं। हरदा 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं,
इस पर भी अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ कि हरदा के कलंक धोने के बयान ने सूबे की सर्द सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने को लेकर मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ हर कोई ये जानने को बेताब है कि हरदा इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हरदा की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से फिर से हरदा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हरदा ने एक पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की बात कही है। 2022 की शुरुआत में ही हमने, और राजनीतिक दल बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को, अपनी चयन समिति स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम आधे से ज्यादा नामों पर, आधे से ज्यादा नामों पर, क्यों आधे से ज्यादा ही है, 45 के करीब नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरदा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर हार को लेकर ये पोस्ट जारी की है, या फिर उन पर सियासत को लेकर जो कलंक लगे हैं उनके धोने की बात उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। मतलब सस्पेंस पर सस्पेंस देकर हरदा ने एक और सस्पेंस खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि हरदा इलेक्शन में चुनावी ताल कहां से ठोकेंगे, या फिर अपने नेतृत्व में पार्टी को चुनाव लड़ाकर अपने ऊपर लगे तमाम कलंक को धोएंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से रक्षंदा खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जसपुर पहुंची बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी, तो विपक्षी दलों पर भी खूब सियासी हमले किए। अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर बहुमत के साथ जनता अपना समर्थन देगी। जनता की हर सुख सुविधा का हम ध्यान रख रहे हैं। यही हम कह रहे हैं कि ये काम करने का अवसर आपने हमको दिया। मोदी जी को 7 ही साल हो रहे हैं, तो 7 ही साल में कायाकल्प कर दिया हमने। आम आदमी की खुशहाली के कार्य हम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो हमको ये सब करने की जरूरत कहाँ थी। और अब बात करेंगे सीएम के रुड़की दौरे की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के झबरेड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रबी कृषि महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसानों के हितों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासनगर में 260 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और इस मौके पर उन्होंने कई अहम घोषणाएं भी की। बस अड्डा बनाए जाने की सीएम धामी ने घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, और उनके नेतृत्व में आगे भी प्रदेश विकास की राह पर तरक्की करेगा। भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राजेश्वर पैन्यूली फिर बीजेपी में लौट गए हैं। एक तरह से उनकी ये घर वापसी है। वहीं कांग्रेस नेता हेम आर्य ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। हेम आर्य यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी से नाराज बताए जा रहे थे। हेम आर्य की नैनीताल विधानसभा सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और बीजेपी नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति इससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में समर्पण के साथ कार्य करने का निश्चय किया है। ऐसे सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आपको उसकी सूची दी जा रही है और आगे भी बड़ी फहरिस्त है। समय समय पर ये काम होता रहेगा जब तक चुनाव चलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें स्क्रीनिंग हो करके जैसे जैसे नाम आते रहेंगे वो
ज्वाइन करते रहेंगे। पिछले साल अक्टूबर महीने में आई आपदा में नैनीताल का आलमा कॉटेज बिरला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे क्षेत्रवासियों ने अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही ये नारा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप हमारे सामने खड़े हैं। मेंबर साहब ने इस बात को बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया था। बोर्ड की 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग थी तुम्हारी, 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में भी उनको उठाया था। उसमें भी उन्होंने कहा था इसका प्रस्ताव भेजा है। तो आज तक 4 दिसंबर की बात हो चुकी है। ये 4 दिसंबर से आज 4 जनवरी आने को है। आज 2 जनवरी हो चुकी है। मतलब ये समझिए कि 1 साल बीत चले गया। पिछले साल से अभी तक इस सड़क का कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क औली के गौरसो बुग्याल में बीते दिन मिले दोनों शवों की पहचान हो चुकी है। दोनों मृतक पर्यटक मुंबई के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि शनिवार को औली से करीब 4 किलोमीटर ऊपर गौरसो बुग्याल में दोनों पर्यटकों के शव बर्फ में दबे मिले थे, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने दोनों शवों के बाहर निकाला। शवों के पास से उनके बैग भी बरामद हुए। इसी से दोनों की पहचान हुई। चंपावत के सूखीढांग इंटर कॉलेज में चल रहा भोजन माता का विवाद सुलझता नजर आ रहा है। जानकारी है कि एसएमसी और पीटीए वर्ग की बैठक में सर्वसम्मति के बाद सुनीता देवी को भोजन माता के रूप में नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि जाति सूचक शब्दों के आरोप पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। भोजन माता की तहरीर पर बीडीएस सदस्य समेत 6 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और मुझे सौंपी, जिसमें उन्होंने 2 महिलाओं के नाम दिए और उसमें प्रथम वरीयता के रूप में सुनीता देवी का नाम उन्होंने अपनी संस्तुति सुनीता देवी के नाम से की। 30 तारीख को मैंने एसएमसी की बैठक बुलाई इस प्रकरण का निस्तारण करने के लिए। 25 तारीख को हमारी जो यहाँ बैठक हुई उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की कि यदि कोई महिला एससी वर्ग की महिला आप रखते हैं तो हमारे बच्चे उसका हाथ का भोजन नहीं करेंगे। उस बात पर हमारे जो एससी वर्ग के लोग थे वो यहाँ से नाराज होकर के चले गए। जो सूखीढांग का जो प्रकरण हुआ था उसमें जो पीड़िता थी जो सुनीता देवी थी, उनकी जो एप्लीकेशन उसके आधार पे हमने एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें 6 लोग नेम्ड है, इसके अलावा 20-25 लोग अज्ञात है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो सच्चाई हुई जो तथ्य उसके आधार पर कार्रवाई की। पौड़ी में सेवानिवृत्त कर्मचारी समिति ने सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष विनोद नेगी शामिल हुए और जनता से उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कपोलसियों में जो है जागखाली में बोलते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है सांस्कृतिक समारोह रखा गया और इस समारोह में जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो लोकल बोल सकते हैं हम लोग क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल वगैरह, इन सब का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। शहीद जवान प्रदीप थापा पंचतत्व में हुए विलीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर सुर्खियों में छाए हरदा। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की कही बात, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। प्रदेश भर में मंगलवार से बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। देहरादून के 594 स्कूलों में लगाई जाएगी वैक्सीन की डोज। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। और कोरोना के बढ़ते मामले विभाग के लिए बने चुनौती। देहरादून बना कोरोना स्प्रेडर। सरकारी इंतजामों पर लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार।
राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत, अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता। अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है, कोविड से सबको बचाना है।